हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा आज स्टडी करते हैं हम इकोलॉजी में। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और पहला चैप्टर का लास्ट पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ आती है, यानी हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शन को बात करने जा रहे हैं। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से पहले हम एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइव हिस्ट्री वेरिएशन। एनसीईआरटी में ये टॉपिक करके दिया हुआ है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। लाइव हिस्ट्री वेरिएशन है ना, ये थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है अलग से, तो इसमें थोड़ी सी बात कर रखी है। सबसे पहले इसमें बात करी हुई है कि कोई भी स्पीशीज़ है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो क्या चाहता है, अपनी बर्थ रेट को यानी अपने ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, और डेथ रेट कम हो, यानी वो चाहता है कि उनकी हाई आर वैल्यू हो, है ना। जैसे कि इसको डार्विनियन फिटनेस कहते हैं। ईच एवरी वन वांट्स टू द मेक इट्स सुटेबल देयर हैबिटाट एंड मेक इट फिट फॉर द एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट में फिट होना चाहता है। ठीक है, इसी को कहते हैं डार्विनियन फिटनेस, है ना, जिसमें होती है हाई आर वैल्यू। हाई आर वैल्यू से मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ रेट हो और कम से कम डेथ रेट हो, राइट, है ना। क्योंकि आर जो हम आगे जाकर आप आर पढ़ भी चुके हैं, आर क्या होता है, B-D होता है ना, तो वही होता है डार्विनियन फिटनेस। चलिए तो बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको यही मिलता है देखने को यहाँ पर कि पॉपुलेशंस इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, आल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस, राइट। सो इसी को हम क्या कहते हैं, डार्विनियन फिटनेस कहते हैं, जिसमें हाई आर वैल्यू होती है। तो ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे, इन द हैबिटाट इन विच दे लाइव, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। अब क्या होता है, कहीं ना कहीं एक के चीज़ होती है। के यानी क्या, आपका एक प्रेशर होता है, एक हिंड्रेंस होता है ना। कहीं पे भी एक लिमिट होती है, राइट। आई बात सुनने, कहीं भी क्या होता है, एक लिमिट होती है, और वो लिमिट ही क्या करती है, पॉपुलेशन को अनलिमिटेड जो है वो ग्रोथ नहीं करने देती। यानी कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है ना। एनवायरनमेंट फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर डालते हैं, है ना। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि जैसे अगर हम बात करें, क्या लिखा हुआ है, अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। यानी ऑर्गेनिज्म अपनी स्ट्रेटेजी लगाएगा, पूरा अपनी फिटनेस के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रोथ करेगा, बट नेचर भी अपना एक प्रेशर सेलेक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पूरी लाइफ में एक ही बार प्रोडक्शन कर कर एक ही टाइम पर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं पूरा लाइफ स्पेन में। जैसे आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं पहले चैप्टर में कि बेम्बो प्लांट जो है ना, बांस जो है आपका, बेम्बो स्पीशीज़ जो है वो पूरी लाइफ स्पेन में एक ही बार जो है वो फ्रूटिंग करता है। उसी टाइप से एक फिश और है ना, कौन सी फिश, पैसिफिक सैल्मन फिश, राइट। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, है ना। तो ये ब्रीड जो है, ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। क्लियर है, तो पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू स्पीशीज। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं, मीन्स मेनी टाइम्स जो है वो अपनी लाइफ हिस्ट्री में बहुत सारी टाइम जो है मेनी टाइम्स ब्रीडिंग करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमको देखने को मिलता है, जैसे कि बर्ड्स हो गया, जैसे कि बहुत सारे मैमल्स हो गए। क्लियर है, सिंपल सी चीज़ है। चलिए इसके अलावा एक चीज़ और दे रखी है वहाँ पर, क्या दे रखा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो जब भी रिप्रोडक्शन करते हैं उनकी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं, तो अगर वो स्मॉल साइज की हैं तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग टू बी प्रोड्यूस्ड। ओके, बात समझ आ रही क्या, जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होती हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। किस किस में, जैसे ऑस्टर्स और पेलाजिक फिश में। क्लियर है, याद रहेगा, पेलाजिक फिश एंड ऑस्टर्स में इनकी स्मॉल साइज और लार्ज नंबर के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा देखें तो कुछ में स्मॉल नंबर के लेकिन लार्ज साइज के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स में जैसा होता है ना। आपने देखा भी होगा कि बर्ड्स में या मैमल्स की जो है ऑफस्प्रिंग जो होती है वो उनके नंबर कम ही होते हैं, यानी अप टू द 10 मान सकते हैं कि 10 के आसपास कुछ होते हैं, राइट। लेकिन आप देखोगे पेलाजिक फिशेस की तो बहुत छोटी छोटी बहुत फिशेस एक साथ जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, है ना। क्यों, क्या क्या ज़रूरत है ऐसा अगर होने का, ऐसा क्या, क्योंकि वहाँ पर सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, है ना। क्योंकि
सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना होती है। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं, इनमें कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हमसे एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या आप बता पाएंगे, कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन द अर्थ दैट इज इनहेबिटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पीशीज। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि केवल कोई एक अकेली स्पीशीज बोले मैं तो किसी के साथ नहीं रहूँगी, मेरे को किसी के साथ नहीं रहना, मेरे को अकेला रहना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई अकेला रह सकता है? यानी कोई बायोटिक फैक्टर भी काम ना करे, ए बायोटिक फैक्टर भी काम ना करे, कोई अकेला जाकर रह सकता है? सोच के बताइए। तो ये ऐसा एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी अकेला स्पीशीज़ जो है पूरे इकोसिस्टम में अकेला एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म में अलग से नहीं रह सकता, क्योंकि उसको किसी ना किसी के साथ इंटरेक्शन करना ही होगा। राइट, जैसे क्या इंटरेक्शन करेगा? अगर इंटरेक्शन की हम बात करें तो एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर को, बायोटिक कम्युनिटी को एबायोटिक के साथ तो इंटरेक्ट करना ही होगा, है ना। जैसे कि हम बात करें कि अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो वो एयर को ले रहा है, एबायोटिक फैक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं। लाइट ले रहा है तो एबायोटिक फैक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं। वो किसी और स्पीशीज़ के साथ भी अगर इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे वहाँ पर जहाँ पर भी वो डिस्क्रीट कम्युनिटी से होकर के अलग जा कर के हैं, ठीक है, फिर भी वहाँ पर एयर में भी कुछ तो ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी कि सिंगल स्पीशीज़ का होना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। सो आंसर आपका मिलेगा, फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीशीज ऑन विच इट कैन फीड। अगर हम दूसरी बात करें कि एक अकेली सिंगल स्पीशीज रह नहीं सकती, दूसरी अगर बात करें तो अगर सिंगल स्पीशीज रहना चाहे तो वो कैसे रहेगी? उसको फूड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर फूड की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हम बात करें यहाँ पर आगे जाकर के एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर प्लांट स्पीशीज अ प्लांट स्पीशीज विच मेक्स इट्स ओन फूड। प्लांट बोले मैं तो अकेला रहूँगा, है ना, क्योंकि मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं मेरे को तो। बट वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? खाना बना लिया, काम ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए तो किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब पोलिनेशन के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो पोलिनेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई एबायोटिक एजेंट तो लगेगा, चाहे वो फिर एयर हो, चाहे वो फिर कुछ भी हो, है ना। एबायोटिक एजेंट यानी कि हो सकता है कोई ऑर्गेनिजम्स लगे, ऑर्गेनिज्म नहीं भी लगे तो भी कोई ना कोई एबायोटिक फैक्टर तो लगेगा। अगर एयर भी है तो भी वो एबायोटिक फैक्टर है। सो इट नीड सॉइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। ये चीज़ दूसरी चीज़ हुई है। ये चीज़ क्या हुई कि अगर उसको न्यूट्रिएंट भी लेना है तो वो क्या करेगा? माइक्रोब्स जो हैं या ऑर्गेनिक मैटर जो माइक्रोब्स क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट के लिए अवेलेबल कराएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रोब्स की वहाँ नेसेसरी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता भी है बेटा, इसमें कोई भारी वाली बात है नहीं, नीट में पूछने जैसी भी कोई बात है नहीं, लेकिन एक जनरल बात है जो हमको जनरल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी स्पीशीज़ नहीं है जो कि अकेले रह सकती है, क्योंकि उसको एटलीस्ट किसी ना किसी माइक्रोब्स की आवश्यकता होगी, मतलब इट्स नीडेड, राइट। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को, अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करके सॉइल की हेल्प से उसको लिया जाएगा, राइट। या फिर अगर प्लांट की बात करें तो उसको पोलिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, पोलिनेशन में एनिमल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और फिर हम ये चीज़ भी देख करके आ चुके हैं कि नेचर में एनिमल, प्लांट और माइक्रोब्स की अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है, और ये सब कम्युनिटी मिल करके क्या कहलाता है बताइए? बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। मैंने आपको पहले भी बताया भी था, ठीक है, फर्स्ट क्लास में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था बच्चों कि एनिमल की भी अपनी कम्युनिटी हो सकती है, प्लांट की अपनी कम्युनिटी हो सकती है, माइक्रोब्स की अपनी कम्युनिटी हो सकती है, लेकिन एक बेस्ट कम्युनिटी तभी कहेंगे जब ये सारी कम्युनिटी एक साथ मिल करके इंटरेक्ट करे, और इंटरेक्ट करके नई कम्युनिटी, इंटरेक्शन करके एक नई कम्युनिटी बनाए। दैट्स आर नोन एज वेल डेवलप्ड कम्युनिटी, आर नोन एज बायोलॉजिकल कम्युनिटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम दो चीज़ समझने जा रहे हैं यहाँ पर। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन और एक होता है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। अगर जब हम बात करें कि एक ही स्पीशीज़ के लोग आपस में इंटरेक्ट करें, इस आपस में compete करें, इंटरेक्ट करें, तो उसको कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। लेकिन हम यहाँ पर जो एनसीईआरटी में दिया है हमको, वो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन दिया है, ठीक है। यानी कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ के
मेंबर जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसी को कहेंगे हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये जो इंटरेक्शन जो है वो हो सकता है क्या, बेनिफिशियल टाइप का हो सकता है, यानी कि जो स्पीशीज़ है वो बेनिफिट हो, डेट्रीमेंटल हो सकता है, यानी कि जब स्पीशीज़ को नुकसान हो जाए, है ना, या फिर क्या हो सकता है कि किसी भी स्पीशीज़ को कोई फ़ायदा ना हो या नुकसान ना हो, बस उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप हो, आई बात समझ में, उनके बीच में क्या हो, इंटरेक्शन हो। तो 3 टाइप की चीज़ें हो सकती है। अब हमको इकोलॉजी में एक स्पेसिफिक साइन के बेसिस पे हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे अगर फ़ायदा हो जाए, बेनिफिशियल इंटरेक्शन हो जाए, तो हम उसको प्लस साइन से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या बात सुनाई, क्या उसको हम क्या प्लस साइन से हम इसको डिनोट कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ये हो गया प्लस साइन से। अगर उसमें नुकसान हो जाता है तो हम बोलेंगे कि वो नेगेटिव में है, लॉस में है, तो हम नेगेटिव साइड से उसको डिनोट कर देंगे, सिंपल सी बात है। अगर किसी को न्यूट्रल है, कोई भी चीज़ ना फ़ायदा ना नुकसान, तो हम ऐसी चीज़ को कहाँ से डिनोट करेंगे, ऐसी चीज़ को हम डिनोट करने के लिए क्या वर्ड यूज़ कर, मतलब क्या चीज़ यूज़ कर लेंगे, उसके लिए हम उसको जीरो असाइन कर देंगे कि उसमें ना कोई फ़ायदा हुआ है ना कोई नुकसान हुआ है। ठीक है, आ रही बात समझने के बेटा, चलो ये सिंपल सी चीज़ है जो हमको आती भी है, हमको पता भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो मेन कहानी है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये टेबल जो है अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। देखो कितने टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ कितने टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। टोटल 6 टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं, अच्छे से ध्यान रखेंगे। पहला इंटरेक्शन, जब दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा हो जाए, दोनों को फ़ायदा हो जाए, यानी पहला वाला भी प्लस दूसरा वाला भी प्लस, है ना, यानी कि दोनों स्पीशीज़ को क्या हो जाए, दोनों को फ़ायदा हो जाए। जब अगर दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा हो जाए तब ऐसे इंटरेक्शन को अब कहते हैं म्यूचुअलिज्म। आई समझ, म्यूचुअलिज्म, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और एनसीईआरटी नहीं, जैसे प्रोटो कोऑपरेशन एक और होता है, वो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, हम उसको भी पढ़ेंगे और आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो एनसीईआरटी ने दिया है यहाँ पर इस टेबल में जो आपको समझा रखा है, आप उस पर फोकस करिए। जब दोनों स्पीशीज़ बेनिफिट हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंड हो जाए, म्यूचुअली दोनों को फ़ायदा हो जाए, ऐसे स्पीशीज़ के इंटरेक्शन को कहते हैं म्यूचुअलिज्म, दोनों को फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंपटीशन। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, आप बोलेंगे सर कंपटीशन जब भी होता है तो यार एक को तो फ़ायदा होना चाहिए, चाहे दूसरे को नुकसान हो जाए। अरे इसी को तो कंपटीशन में, जैसे अगर 2 लोग लड़े हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा। अरे जो जीतेगा उसको तो फ़ायदा हो गया और जो हार गया उसको तो नुकसान हो गया। तो ठीक है, ये बात तो समझ में आती कि चलो एक का नुकसान समझ में आता है। बच्चे यहाँ पर बड़ा गलती करते हैं, बच्चे बाद में ना इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो है ना वो फिर लेकर के आते हैं, मतलब समझ उनको गलत करके आते हैं, है ना। बोलते सर कंपटीशन में तो यार फ़ायदा तो होना चाहिए ना एक को, है ना, है ना। नॉर्मली ऐसा होता है। हम जैसे अगर बात करें नीट भी, हम क्या बोलते हैं ये कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना। बट आप एक ध्यान से समझिए, नीट का हमने ना, मतलब जैसे नीट एग्जाम है ना, तो क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट है, बात सुनो। क्यों, अरे वो इसीलिए क्योंकि देखो कंपटीशन में, चलो माना 2 इंसान लड़ रहे हैं, या 2 इंसान, कोई भी 2 पहलवान लड़ रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, आई बात सुन, ठीक है, या फिर 2 मुक्केबाज लड़ रहे हैं, एक ने माना कि 10 मुक्के मारे हैं, तो सामने वाला 2 तो मारेगा ना, 2-4 तो मारेगा, तो कहीं ना कहीं सामने वाले के भी 2-4 पंच तो पड़ेंगे ना, मतलब कहीं ना कहीं उसको भी तो नुकसान होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपटीशन में थोड़ा नुकसान, जीरो के लेवल से वो नीचे तो गया ना, मतलब पहले से ही साठ था, अब उसको 2 पंच पड़े तो कहीं ना कहीं हड्डियाँ तो उसकी भी हिली होगी, चाहे वो जीत गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान होता ही है। इसलिए जो हम नीट या किसी भी इंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं वो इंट्रेंस टेस्ट है, हम किसी और की जगह नहीं खा रहे हैं, हम तो जो जगह हैं, जो हमारी सीट है उसी पे अपना अधिकार जता रहे हैं, है ना। इसीलिए ये इंट्रेंस टेस्ट है। लोग हम जनरल भाषा में कह देते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट इससे इंट्रेंस टेस्ट आ रही क्या बात सुनो। तो कंपटीशन में हमेशा दोनों को नुकसान होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा, क्लियर है। हाँ अच्छे से ध्यान रखेंगे, दोनों को क्या होता है बेटा, नुकसान होता है। चले आगे, चलो अब तो दोनों चीज़ें सिंपल है। प्रीडेशन बड़ा सिंपल, प्रीडेशन मतलब हिंदी में इसको भक्षण कहा जाता है ना। प्रीडेशन मतलब एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ को नुकसान कर देती है, यानी एक को फ़ायदा होगा, है ना, फ़ायदा होने वाला ना, तो एक को फ़ायदा एक को नुकसान। सेम टाइप पैरासाइट, जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट के ऊपर रहते हैं, तो पैरासाइट को क्या है, फ़ायदा है, पैरासाइट पॉजिटिव, पैरासाइट को क्या है, फ़ायदा है।
नुकसान किसको है? होस्ट को नुकसान है, क्योंकि उसकी बॉडी से जो ब्लड है या कुछ भी लिक्विड है या कुछ भी जो है फ्लूइड है वो सक कर लिया जाएगा, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा, है ना। सो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा और एक को नुकसान होता है। ठीक है, क्या आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉमनसेलिज्म एंड एमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म म्यूचुअलिज्म की जैसा ही लगभग बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन है, मतलब उस टाइप का है, उसके कंप्लीट वैसा है ही नहीं, अगर होता तो फिर म्यूचुअलिज्म में रखते हैं, बिल्कुल नहीं है। कॉमनसेलिज्म यानी कि पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन है, लेकिन एक ही स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, एक ही स्पीशीज़ जो है उसको फ़ायदा हो, दूसरी स्पीशीज़ न्यूट्रल रही है, ध्यान रखेंगे। कॉमनसेलिज्म, एक स्पीशीज़ कंप्लीट न्यूट्रल रही है, दूसरी स्पीशीज़ को कंप्लीट फ़ायदा हुआ है, दैट्स आर नोन एज कॉमनसेलिज्म। ठीक है, कॉमनसेलिज्म क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एमनसेलिज्म की, है ना। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ या थोड़ा सा इसको मूव करा देते हैं। ठीक है, एमनसेलिज्म। एमनसेलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को कंप्लीट नुकसान होता है और दूसरी स्पीशीज न्यूट्रल होती है, दूसरी स्पीशीज को कोई भी नुकसान या फायदा नहीं हुआ है। ध्यान हो जाएगा बेटा। तो म्यूचुअलिज्म पढ़ चुके हैं, कंपटीशन पढ़ चुके हैं, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म, एमनसेलिज्म। अब आप मुझे बताइए इन इंटरेक्शन में से ऐसा कौन से इंटरेक्शन है जो प्योरली पॉजिटिव इंटरेक्शन है, बोलिए। तो आपका आंसर होगा सर म्यूचुअलिज्म कंप्लीटली पॉजिटिव इंटरेक्शन है, कॉमनसेलिज्म भी पॉजिटिव इंटरेक्शन तो है, एक को नुकसान नहीं हो रहा है ना फायदा हो रहा है, बट पॉजिटिव इंटरेक्शन तो है ना बेटा, आई बात सुनने। तो हम पॉजिटिव इंटरेक्शन में आगे जाकर के भी पढ़ने वाले हैं। हम दो टाइप से पढ़ेंगे, पॉजिटिव इंटरेक्शन को एक बार पढ़ेंगे और दूसरी बात में पढ़ेंगे नेगेटिव इंटरेक्शन को पढ़ेंगे। आ रही क्या बात सुनने? तो आइए बेटा बात करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन की। ठीक है, ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जो जो भी लिखा हुआ है मैं आपको फटाफट से आपको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आपको वैसे समझ में आ चुकी है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन आपको एक बार थोड़ा सा और बस खाली दिखा देते हैं। सो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। कितने टाइप के इंटरेक्शन बताएं आपको? 6 टाइप के इंटरेक्शन हो गए। ठीक है, यस। म्यूचुअलिज्म, जब बोथ स्पेसीज आर बेनिफिटेड, बोथ द स्पेसीज आर बेनिफिटेड, वो डबल बोथ हो गया। ठीक है, सो बोथ द स्पेसीज आर बेनिफिटेड, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। कंपटीशन, बोथ द स्पीशीज लॉस इन देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर, दोनों को नुकसान होगा। बेटा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ये टेबल से भी ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। कंफ्यूज नहीं होना है, ईच एंड एवरीथिंग टू बी क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रखनी है दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। पैरासिटिज्म, पैरासाइट्स बोल दिया, पैरासाइट जो होगा उसको फायदा होगा और जिसके ऊपर होस्ट होगा उसको नुकसान होगा। सो ओनली द वन स्पीसीज बेनिफिटेड, कौन बेनिफिटेड? पैरासाइट्स, एंड इंटरेक्शन इज detrimental to the other species. Who is the detrimental species? Host is the detrimental species, right? किसको नुकसान होगा? होस्ट को नुकसान होगा। आगे बढ़े। प्रीडेशन, जो प्रीडेटर होंगे उनको फायदा होगा, जो प्रे होंगे उनका नुकसान होगा। प्रे खा लिया जाएगा तो नुकसान होना ही है, क्लियर है? चले आगे, चलो आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा कॉमनसेलिज्म की। कॉमनसेलिज्म में क्या है? कॉमनसेलिज्म में क्या है? एक स्पीशीज को कंप्लीटली बेनिफिट होगा, अदर नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म, यानी कि न्यूट्रल स्पीशीज, राइट। चलिए आगे बात करते हैं एमनसेलिज्म। ये नेगेटिव टाइप के इंटरेक्शन में आता है। कौन से टाइप के इंटरेक्शन में? नेगेटिव टाइप के इंटरेक्शन में। तो एक स्पीशीज कंप्लीटली हार्म होती है एंड अदर स्पीशीज अनअफेक्टेड रहती है, नाइदर बेनिफिटेड नॉर लॉस्ट, राइट। बड़े आगे चलिए। एक चीज़ और दे रखी है वहीं पर आपकी एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी के पार्ट को हमने है ना सिक्वेंशियली अच्छे से अलग अलग करके रखा है, तो हो सके आप स्क्रीनशॉट लेकर के या कैसे भी करके आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो सारी चीज़ आपको एक एक चीज़ करके समझा दी है। ठीक है, चलो बड़े सिंपल है, कोई नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है थोड़ा सा, है ना, बहुत अच्छा। अगर हम बात करें प्रेडेशन की, पैरासिटिज्म की एंड कॉमनसेलिज्म की, इनमें कॉमन चीज़ आपको क्या देखने को मिली कि जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ है वो बड़ी ही लाइव क्लोज टुगेदर आपको मिलेगी। अब आपको ज़्यादा चीज़ें अभी तक समझ में नहीं आई होगी कि कैसे लाइव क्लोज टुगेदर क्यों होगा, लेकिन आप जब इनके एग्जांपल्स को देखेंगे तब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि जो प्रे प्रीडेटर का रिलेशन है ना, ये बड़ा ही पास बड़ा ही क्लोजली रिलेशन होगा, तभी तो प्रे प्रीडेशन रिलेशन हो पाएगा। या पैरासाइट का और होस्ट का, ये भी बड़ा एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल क्लोजली रिलेशन होना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा। और कॉमनसेलिज्म की अगर हम बात करेंगे तो ये भी रिलेशन कैसा होगा? वेरी
इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर लाई क्लोजली टुगेदर, आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरेक्शन। तो हम पॉजिटिव इंटरेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, म्यूचुअलिज्म की। तो म्यूचुअलिज्म कैसा इंटरेक्शन है, जहाँ पर बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड, राइट। ठीक है, अब आगे जाकर के आप एक चीज़ से थोड़ा सा कंफ्यूज होने की कोशिश, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वो चीज़ होगी प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, तो बस एक ही डिफरेंस है प्रोटो कोऑपरेशन और म्यूचुअलिज्म में, कि यहाँ पर जो दोनों स्पीशीज इंटरेक्ट करती हैं, बोथ द स्पीशीज आर ऑब्लिगेटरी इंटरेक्ट, यानी कि एक स्पीशीज को अलग कर दिया जाए अगर दूसरी स्पीशीज से, तो दोनों, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के बिना रह ही नहीं सकती। तो कंपल्सेटिव इंटरेक्शन है म्यूचुअलिज्म में। लेकिन प्रोटो कोऑपरेशन में क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो दोनों को फायदा है, अगर साथ साथ नहीं है तो भी जी सकती है। वो चीज़ हम प्रोटो कोऑपरेशन में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपके लिए चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आए हैं पहले भी। ठीक है, आते बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। तो क्या पढ़ा हमने, दिस इंटरेक्शन कन्फर्म द बेनिफिट्स ऑन द बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज, दोनों स्पीशीज को फायदा होने वाला है। क्लियर है। इट इज़ एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, कैसा इंटरेक्शन है ये, ऑब्लिगेटरी है, कंपल्सरी है, दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अगर अलग अलग कर भी दिया जाता है, नेचर इनको अलग अलग कर देता है, तो नहीं रह पाएंगे, है ना। या तो दोनों अपने आप में फिर कुछ नया मॉडिफिकेशन करें, कुछ ऐसा चेंज करें, कुछ ऐसा इवोल्यूशन करें ताकि रह पाए, नहीं तो बाकी कोई काम नहीं है, नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, हम इसको अलग अलग टाइप से एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखो पहले पढ़ेंगे हम किसको, म्यूचुअलिज्म बिटवीन एनिमल एंड एनिमल। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो एनिमल के साथ भी म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन जो है वो शो करते हैं। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको बताता चलूँगा क्या चीज़ एनसीईआरटी में है क्या नहीं है। कुछ ही चीज़ें जो हैं वो हमने थोड़ी एनसीईआरटी से बाहर लिया, अपने मॉड्यूल से लिए। ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा सा मॉड्यूल भी कवर करना है, क्योंकि आपकी जो है ये चीज़ें, अगर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे, आज से 10-12 साल पहले अगर थोड़ा सा आप जाते हैं तो आपको क्वेश्चन आए हैं बेटा, तो हमें तो करवाना पड़ेगा, है ना। अगर बात करें तो एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से घोंट करके याद करके पूरा अच्छे से कर लेना है, एक भी एग्जाम्पल रहना नहीं चाहिए। क्लियर है क्या। चलिए, एनिमल का एनिमल के साथ, तो कौन एनिमल आएगा, कौन से एनिमल के साथ इंटरेक्शन मिलने का, तो आपने देखा होगा टर्माइट्स को। आपने किसको देखा होगा, टर्माइट्स को। टर्माइट्स को कहा जाता है दीमक, है ना, जो लकड़ियों में लग जाती हैं, पेपर खा जाती है, यानी सेल्यूलोजिक मटेरियल को जो इंटैक्ट करती है ना, तो वो हुआ एनिमल। दूसरा, उसकी हिंड गट में ट्राइकोनिम्फा एक फ्लैजिलेटेड एनिमल प्रोड्यूस होता है, एनिमल मिलता है। वो क्या करता है, वो उसका जो भी सारा सेल्यूलोजिक मटेरियल जो टर्माइट्स खाती है, उस सबको पचाने का काम ट्राइकोनिम्फा का करता है। हमने क्या करा, ट्राइकोनिम्फा को निकाल करके अलग से रख दिया, तो वो नहीं खा पाया क्योंकि उसको सेल्यूलोज मिला ही नहीं। उसके पास पावर नहीं है सेल्यूलोज को खाने की, उसको तो सेल्यूलोजिक मटेरियल कंप्लीटली मिलना चाहिए, उसको वो डाइजेस्ट कर देता है। आई क्या बात समझ, है ना। और टर्माइट्स उसके बिना रह नहीं सकती, यानी दोनों का इंटरेक्शन कैसा है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। आइए देखते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या है बेटा, टर्माइट्स एंड फ्लैजिलेटेड ट्राइकोनिम्फा। बात समझ आ गई क्या। इस एग्जांपल को आप बस ध्यान रख लेंगे, किसमें, टर्माइट्स और फ्लैजिलेटेड ट्राइकोनिम्फा। अब डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम दिखा देते हैं आपको। ठीक है बेटा, तो ये डायग्राम है बेटा किसका, टर्माइट्स का। जो आपको देखने को मिल रही है आगे है टर्माइट्स, और जो दूसरे डायग्राम में है ये है ट्राइकोनिम्फा। ठीक है ना, आपको दिखा देते हैं, आपको मैं मार्क कर देता हूँ अच्छे से। हाँ जी, तो देखिए ये है क्या, ये है फर्स्ट वाले, ये जो है ये आपको टर्माइट्स देखने को, आपको टर्माइट्स आपने कभी देखे होंगे ध्यान से, तो ये टर्माइट्स है। इनकी हिंड गट में, इसकी हिंड गट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो है आपको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। ठीक है क्या, ओके, ध्यान रह जाएगा। बढ़े आगे, चलिए बेटा आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, सबसे आपको देखने को मिलेगा वही प्लांट और एनिमल के बीच में। प्लांट और एनिमल के बीच में बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा युक्का प्लांट का, फ्लावर का, युक्का का, एंड प्रोनुबा युक्का यानी प्रोनुबा इंसेक्ट का। ठीक है क्या, प्रोनुबा जो है एक मोथ है
और युक्का जो है प्लांट है, ठीक है। इसमें युक्का जो है अपने पोलिनेशन के लिए क्या यूज़ करता है, मोथ का यूज़ करता है, ठीक है। तो मोथ आता है वहाँ पर, वो अंदर एंटर करता है और अंदर जब एंटर करता है तो उसको पोलिनेट कर देता है। अब वो क्यों अंदर एंटर करता है, क्योंकि उसे अपने एग को ले करने के लिए, रखने के लिए जगह ढूंढनी होती है। तो वो वहाँ पर ओवी पोजीशन ढूंढता है, रखने के लिए जगह ढूंढता है। तो वो रखने के लिए वहाँ पर जगह ढूंढता है। फिर क्या होता है, तो युक्का उसको क्या करता है, दो बेनिफिट देता है। क्या बेनिफिट देता है, एक तो जगह देता है, बोले अपना एग यहाँ पर रख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं खाएगा, ठीक है। तो युक्का जो है वहाँ पर उसको, मोथ को एग लेइंग के लिए ओवी पोजीशन देता है, जगह देता है। दूसरा, जब उसके लार्वा जो है वो बाहर निकलने को करते हैं, लार्वा जब बाहर निकलते हैं तब वो फीड कहाँ करें, क्या खाएंगे, तो वो क्या करता है, कुछ उसके जो सीड्स है, कुछ सीड्स, सम सीड्स को क्या करता है, जो लार्वा जो है उसके ऊपर फीड करते हैं, लार्वा जो है उसको खाते हैं और अपना काम चलाते हैं। इससे युक्का को क्या बेनिफिटेड है, युक्का जो है उससे पोलिनेटेड हो जाता है। तो युक्का का काम हो गया पोलिनेशन का, और मोथ का काम क्या हो गया, उसने अपने एग्स को ले करने के लिए जगह मिल गई, है ना, एग लेइंग जगह मिल गई, साथ साथ उसके लार्वा जो है वो भी फीड करके जब वो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तब तक के लिए वो उसको फीड कर सकेंगे, किसके साथ, सीड के साथ। आइए डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम देखिए। पहले डायग्राम में आपको देखो, ये फ्लावर है, किसका फ्लावर है, युक्का प्लांट का फ्लावर है, जिसमें आप देखिए मोथ है। ये जो क्या है ऊपर जो दिया हुआ है, ये क्या है बेटा, मोथ है ना। ये देखिए, ये जो है ना, ये मोथ है, ये मोथ है, और ये पूरा फ्लावर जो है इसका युक्का का फ्लावर है। अब दूसरे में डायग्राम में देखते हैं, ये जो है ना, ये इस टाइप का मोथ भी जो है वो इस टाइप का मोथ भी आता है। और यहाँ पर देखिए ओवी पोजिटर है, यहाँ पर ओवी उनके मतलब एक को जो है वो ले कर रहा है, कहाँ पर ले कर रहा है, यहाँ पर नीचे जो है वो ले कर रहा है, देखो आ रही के पास होना, यहाँ पर ऐसे इस पोजीशन में वो ले कर देता है, ठीक है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर नहीं हो, डायग्राम आपके लिए बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये देखिए, ये इसके एग जो है वो ले कर रहा है ओविपोस्टर, और ये मोथ जो है ये इसमें फ्लावर की इसके लोक्यूल साइड में यहाँ पर एग को ले करता है ना, एग को वो छोड़ देता है। क्लियर है क्या, चलो और देखते हैं। जब इसके यहाँ पर जब इसके सीड मेच्योर हो जाते हैं, ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें क्या बता रखा है कि जब इनके सीड मेच्योर हो जाते हैं तब ये क्या करते हैं, लार्वा इनके सीड को यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। ये जो सीड है इसके लार्वा जब है इसके सीड को कंज्यूम करते हैं। थर्ड डायग्राम में ये शो किया हुआ है, ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम पे चलते हैं। नेक्स्ट इंट्रैक्शन क्या पढ़ रहे हैं हम, माइकोराइजी का इंट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। तो माइकोराइजा जो भी है वो भी क्या है, फंगस का हायर प्लांट के साथ, रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ पॉजिटिव इंट्रैक्शन है। दोनों को क्या फ़ायदा है, पूछा जाता है आपसे, क्या फ़ायदा है भैया। तो प्लांट को क्या मिलेगा बताइए, प्लांट को क्या मिलेगा, प्लांट को क्या मिलेगा, फंगस क्या करेगी, फंगस के बड़े बड़े हाइफी होते हैं, है ना। तो फंगस क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगी, क्लियर है ना, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देगी। इसके बेनिफिट में प्लांट क्या देगा, प्लांट क्या देगा फंगी को, प्लांट क्या देगा, प्लांट क्या देगा, प्लांट जो है वो प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेटिक है ना, तो इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के टर्म्स में फंगस को प्रोवाइड कर देगा फूड को। क्लियर है, चलिए तो बात करते हैं फंगी इन द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। ये काम किसका है, फंगस का है। और प्लांट का काम क्या है, प्रोवाइड द फंगी विद एनर्जी इल्डिंग कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट देना है, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं लाइकेंस की, ठीक है। तो ये प्लांट विद एनिमल का रिलेशन हो गया। फिर लाइकेन की बात करते हैं। लाइकेन में क्या होता है बेटा बताइए, लाइकेन में क्या होता है, ये भी म्यूचुअल रिलेशन है फंगस का फोटोसिंथेटिक अलगी के साथ। अब यह प्लांट का खत्म हो गया। सबसे पहले हमने किसका पढ़ा, एनिमल का, एनिमल के साथ, फिर प्लांट का, एनिमल के साथ। अब क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल, ये भी है एक टाइप का, ये फंगस और मतलब एनिमल विद अलगी है ना। अब प्लांट अभी की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं फंगस विद अलगी, फोटोसिंथेटिक अलगी, जिसको हम बोलेंगे साइनोबैक्टीरिया। सो ये क्या है, ये भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है किसका, फंगस का फोटोसिंथेटिक अलगी साइनोबैक्टीरिया के साथ। क्लियर, लाइकेन का ये आपको पता भी है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आ जाइए, अब बात करते हैं प्लांट का एनिमल के साथ, लेकिन स्पेशली फॉर द पॉलिनेशन। किसके लिए हम बात कर रहे हैं बेटा, पॉलिनेशन के लिए, है ना। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है, जो पहली चीज़ हम बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी एक पॉइंट बोलती है कि
अगर पोलिनेशन के लिए बात करना है तो प्लांट ने क्या करा, साथ का साथ को इवोल्यूशन शो किया। कैसा किया है, इवोल्यूशनरी कुछ ऐसा हुआ है, को इवोल्यूशन। एनसीईआरटी पूछेगी आपसे, मतलब नीट जो है आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसा इवोल्यूशन है, क्या ऐसा रिलेशनशिप है, तो एग्जाम आपको आंसर देना है कि ये को इवोल्यूशन है। यानी जैसा चेंज प्लांट में आया वैसा वैसा चेंज एनिमल में भी आया, और जो एनिमल को कॉपी करके प्लांट ने कॉपी, क्योंकि ज़रूरत किसको है, सबसे पहले ज़रूरत है प्लांट को, क्योंकि प्लांट को ज़रूरत है किसके लिए, पोलिनेशन के लिए, तो प्लांट में ऐसा चेंज आया। द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड इवोल्यूशनरी fascinating example of mutualism are found on the plant animal relationship। आइए बात करते हैं, प्लांट नीड हेल्प ऑफ एनिमल फॉर द पोलिनेटिंग एंड डिस्पेरिंग देयर सीड्स। ज़्यादा जरूरत तो प्लांट को ही है, किस चीज़ के लिए, पोलिनेशन के लिए। अरे बिना पोलिनेशन के कैसे काम होगा, है ना। फिर पोलिनेशन हो गया तो सीड्स बनेंगे, और जब सीड्स बनेंगे तो सीड को डिस्पर्स करना होगा, वो काम भी कौन करेगा, एनिमल ही करेंगे, एबायोटिक एजेंट करेंगे। आइए बात करते हैं, प्लांट ऑफर रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ, हाँ अब क्या करेगा, एनिमल को कुछ तो चाहिए ना, क्या करेगा, नेक्टर लेके जाएगा, जूस लेके जाएगा, है ना, या फिर कभी कभी तो पोलन ही लेकर के जाएगा, है ना, पोलन भी लेकर के जाएगा, क्योंकि पोलन भी यूज है, न्यूट्रिएंटिंग सब्सटेंस है, यूज किए जा सकते हैं। सो प्लांट ऑफर द रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ पोलन and the nectar for the pollinator and juicy and nutritious fruit for seed dispersal। क्या क्या दे सकता है प्लांट, पोलन देगा, नेक्टर देगा, फ्रूट देगा, बोले जूसी फ्रूट है हमारा, हमने फ्रूट बनाया है, बोले ये भी ले जाओ, खिलाओ अपने बच्चों को, लार्वा को खिलाओ, किसी और को खिलाओ, ठीक है क्या, है ना। चलिए, लेकिन इसमें कभी कभी धोखाधड़ी हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाता है बेटा, धोखाधड़ी हो जाती है। क्या धोखाधड़ी हो जाती है, देयर आर सम चीटर्स जो कि बच के आ गए, पोलिनेशन भी नहीं किए, और फालतू की चीज़ें प्लांट, अब बेचारे प्लांट के पास हाथ पैर है नहीं, क्या करें, तो वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के चले जाते हैं और चीट करके चले जाते हैं। तो देयर आर सम चीटर्स आर आल्सो, सो चीटर्स सम एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पोलिनेशन, मतलब पोलिनेशन नहीं किया, अच्छे से काम नहीं किया प्लांट के लिए, और लेकर के चले गए, ऐसे को कहा जाता है पोलन रोबर्स। अगर ये पोलिन ग्रेन को लेकर के जाते हैं तो उनको पोलन रोबर्स कहा जाता है, जो कि आप सेकंड वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा। और चीटर्स किसको कहते हैं, जो कि बाकी चीज़ों को लेकर के जाते हैं, जो चीट कर लेते हैं, जो है पोलिनेशन का काम नहीं करते, बाकी कर लेते हैं, ऐसे को चीटर्स कहा जाता है। आई बात समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व को इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट, ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको समझी, कैसा इंटरेक्शन हुआ इनका, को इवोल्यूशन हुआ है। क्या को इवोल्यूशन हुआ है, थोड़ा सा और आगे समझते हैं, आइए। म्यूचुअलिज्म बिटवीन फीक एंड द वास्प, है ना, अभी पोलिनेशन की बात ही चल रही थी, किसकी बात चल रही थी बेटा, पोलिनेशन की बात चल रही थी, तो फीक और वास्प की बात करते हैं। फीक होता है अंजीर और वास्प होता है वास्प, है ना, इंसेक्ट, इसकी वास्प होता है, ठीक है, बात समझ आ रही क्या। तो इनमें क्या होता है, फिग को और वास्प को क्या करना होता है वो देखते हैं, आइए देखते हैं। ये एक मिनट, हाँ, ये जो है एनसीईआरटी का अपना डायग्राम है, डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वैसी कहानी है जैसे अभी हमें युक्का और मौत की पड़ी है, सेम टाइप की, लगभग वैसी ही कहानी है। क्या बात है, डायग्राम क्या बोल रहे हैं वो समझिए। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड द वास्प, फिग फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय वास्प और वास्प लेइंग एग इन द फिग फ्रूट। फिग के फ्रूट में वास्प अपने अंडे ले करती है, वो बता रखा है, सेकंड डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम में फिग जो है वो पोलिनेटेड हो रहा है किस में, किसकी हेल्प से, वास्प की हेल्प से। ये डायग्राम मैं शो कर रहा हूँ, क्या डायग्राम से समझ आ रहा है आपको, वास्प दिख रही है, फ्लावर दिख रहे हैं अच्छे से। ये जब अंजीर है, ये कौन है, अंजीर है ना, फिग क्या होता है, अंजीर होता है। तो फिग का फ्रूट बन जाएगा, तब यहाँ पर अंडे, इसमें एक जो है वो ले कर दिए जाते हैं, बात समझ आ रही क्या, इस टाइप का रिलेशनशिप है। आइए बात करते हैं। सो इन द मेनी स्पीशीज ऑफ द फिग ट्री देयर इज अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पोलिनेटर स्पीशीज ऑफ वास्प, है ना। क्या होता है, द फीमेल वास्प यूज द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओवी पोजिशन, अंडे कहाँ देते हैं, यहाँ पर अंडे कहाँ दे रहे हैं, फ्रूट में दे रहे हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहाँ दिए जा रहा है बेटा, फ्रूट्स में, ओवी पोजिशन, एक लेइंग साइड कहाँ है, फ्रूट है, बात समझ आ रही, साइड, बट यूज द डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा। साथ के साथ जब इसके लार्वा डेवलप हो जाएंगे फ्रूट में, है ना, तो जब सीड बन जाएंगे, लार्वा जब डेवलप हो जाएंगे, तब ये फ्रूट को सीड्स को, कुछ सीड्स को यहाँ भी कंज्यूम करेंगे, बात सुना है क्या। तो फिग ने, अंजीर ने क्या करा,
सीड को दिया प्लस ओवी पोजीशन के लिए अपने फ्रूट में साइट दी। इसके बदले वास्प ने क्या किया, पोलिनेशन किया, है ना। सो ये प्लांट का एनिमल का इंटरेक्शन हुआ फॉर द पर्पस ऑफ पोलिनेशन एंड अदर पर्पस, ठीक है, अदर पर्पस। द वास्प पोलिनेट द फिग इन प्रोसेस, इन्फ्लोरेसेंस मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। फिग क्या होता है, अंजीर में क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, कंप्लीट एक इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, आपको पढ़ाया, ठीक है। हाँ चलिए, वाइल द सर्चिंग फॉर द सुटेबल एग लेइंग साइट्स, है ना, जैसी एग लेइंग साइट जो वहाँ पर मतलब एग लेइंग साइट होती है, वहाँ पर सुटेबल एग लेइंग साइट के में एग को लेकर दिया जाता है, और फिर जब उसके लार्वा डेवलप होकर के निकलते हैं सब वो सीड को कंज्यूम करते हैं। सिंपल सा है, याद हो जाएगा, याद रहेगा, ये म्यूचुअलिज्म चल रहा है। अब बात करते हैं कुछ ऑर्किड्स और बीज का इंटरेक्शन होता है, ये भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। किसका है, फॉर द पर्पज ऑफ, यहाँ भी क्या होगा, पोलिनेशन ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम पोलिनेशन में चल रहे हैं। बात समझ आ रही है, चलो आओ बात करें। सो ऑर्किड्स, ऑर्किड क्या होते हैं, ऑर्किड जो होते हैं ना, ये बड़ी फैसिनेटिंग, बहुत ही प्यारे तरीके के फ्लावर्स होते हैं। आप देखेंगे डायग्राम में कभी, अभी आपको दिखाएंगे, तो ये बड़े प्यारे फ्लावरिंग जो है प्लांट होते हैं। आ रही क्या बात सुने। तो ऑर्किड्स शो bewildering diversity of the flower patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator insect, bees and bumblebees। इनका पोलिनेशन होता है बीज और बम्बल बीज से। क्या बात क्लियर है। एंड इंश्योर द गारंटेड पोलिनेशन बाय इट, यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं होती है। बात सुनाई, तो यहाँ पर गारंटेड पोलिनेशन होता ही होता है ऑर्किड में और बीज में, है ना। आओ बात करें आगे। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये किसका है, बी का, जो कि ऑर्किड के फ्लावर को पोलिनेट कर रही है ना। ये ऑर्किड का डायग्राम, यहाँ पर डायग्राम इतना क्लियर नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे हमेशा क्या होता है, जो बी जो हैं वो ऑर्किड को पोलिनेट करती है ना। तो क्या होता है, बहुत सारे प्लांट में क्या होगा कि उनको रिवार्ड के फॉर्म में क्या दे दिया जाएगा, जो बाकी चीज़ें वो दे दी जाएगी, पोलन ग्रेस दे दिए जाएंगे, नेक्टर दे दिया जाएगा, इस टाइप की चीज़ें दे दी जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ स्पेशल केस की हम बात करें, जैसे स्पेशल केस की बात करते हैं, आइए। स्पेशल केस है मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफायरस का, जो कि शो करता है सेक्सुअल डेसीट को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन, म्यूचुअलिज्म में पढ़ रहे बेटा। मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफायरस को क्या करता है, इसकी एक पेटल जो होती है, मतलब बहुत सारी पेटल से एक पेटल, वो क्या कर देती है, उसका इवोल्यूशन कुछ इस टाइप का हुआ है, उसका इवोल्यूशन कुछ ऐसा हुआ है कि वो अपना स्ट्रक्चर बना करके कन्वर्ट कर देती है, जो कि रिसेंबल करता है फीमेल बी के जैसा। तो मेल बी जो है वो अट्रैक्ट होती है उससे, उसको लगता है ये उसकी फीमेल बी है, तो वो उसे कोपुलेट करने के लिए उसके ऊपर बैठती है। उसको क्या कर देती है, जैसे ही उसको वाइब्रेट करती है, कोपुलेट करने के लिए करती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि कुछ पोलन ग्रेन्स वहाँ पर आकर के लग जाएंगे। फिर जब वो दूसरे प्लांट के पास जाएगी, दूसरे फ्लावर के पास जाएगी, तब जाकर के सेम काम करेगी। तो उसमें क्या हो जाएगा, उनके बीच में पोलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी जब पोलन ग्रेन्स होंगे तो वो मिक्सअप कर दे के आ जाएगी। आ रही बात सुने। तो ये सूडो कोपुलेशन का है, सेक्सुअल डेसीड का है, सेक्सुअल डेसीड है, यानी कि एक टाइप का मिमिक्री है, जो कि फीमेल बीज की जैसी मिमिक्री है, और इसमें म्यूचुअलिज्म हो रहा है। आ रही क्या बात सुने, ठीक है। चलिए आओ देखते हैं। नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवार्ड, हाँ ये चीज़ समझने की है। एनसीईआरटी ने एक चीज़ लिखी है कि सभी ऑर्किड रिवार्ड नहीं देते हैं, है ना। तो यहाँ बात करेंगे कि जैसे सभी ऑर्किड, अभी तक कुछ ऑर्किड में क्या हो रहा था कि वहाँ पर क्या हो जाए, नेक्टर मिलेगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, स्पेशल केस बात करें मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफायरस की, जो कि सेक्सुअल डेसीड शो करता है, पोलिनेशन के लिए डन बाय स्पीशीज ऑफ बी, है ना। अब इसका डायग्राम देखिए, अब आप डायग्राम में देखोगे कि यहाँ पर जो एक पेटल है बिल्कुल ही कैसी दिख रही है, जैसे कि कोई बी हो, है ना। आई बात सुने, आओ और आगे देखते हैं। और आगे आप देखोगे तो अभी देखो, ये देखिए, ये बी आकर के यहाँ पर कंप्लीटली क्या कर रही है, सूडो कोपुलेट कर रही है, क्योंकि ये इसकी पेटल ऐसी थी और उसके ऊपर आकर के ये बी यहाँ पर बैठी है। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर क्या होता है, सूडो कोपुलेशन होता है। ये क्या शो करता है, सेक्सुअल डेसीट, है ना। आई बात सुनने। सो नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर द रिवार्ड, द मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफायरस एम्प्लॉय सेक्सुअल डेसीट टू गेट द पोलिनेशन डन बाय स्पीशीज ऑफ बी की स्पीशीज से ऐसा होता है। क्या बात सुन आई क्या, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा, आओ। इसमें हुआ क्या है, वन पेटोबिट्स फ्लावर बियर
अनकैनी रिसेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज कलर एंड मार्किंग। सारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो गया जैसे कि कोई फीमेल बी वहाँ पर बैठी है ना। द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू वाट परसीव एज फीमेल फॉर द सूडो कोपुलेशन with the flower and during the process is dusted with the pollen from the flower। उसके पोलन को वो डस्टेड करके चली जाएगी। then this same bee pseudo copulate with another flower, it transfer pollen to it, thus pollinates the flower। तब क्या हो जाएगा, वो दूसरे फ्लावर को भी क्या कर देगी, पोलिनेट कर देगी। क्या बात सुन आ रही है, क्या क्लियर है? तो इसी चांस में क्या हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफारस में ऐसा होता है जो कि सेक्सुअल डेसिड शो करता है। एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आओ बेटा, अब नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं हम बेटा, कॉमन सेलिज्म। म्यूचुअलिज्म खत्म हो गया, हमने पढ़ लिया। क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आओ बेटा रिवाइज कर लेते हैं। एनिमल्स टू एनिमल की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ा था, बताइए, टर्माइट्स का और ट्राइकोनिम्फा का। फिर आप बात करिए और किसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा था, बोलिए। आपने फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था प्लांट का एनिमल के साथ, है ना। एनिमल टू एनिमल एक ही एग्जाम्पल पढ़ा हमने। प्लांट में एनिमल में एग्जाम्पल की हम बात करें तो बोलिए युक्का का और मोथ का एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम्पल पढ़ा था आपने माइकोराइजा का, फिर लाइकिन का पढ़ा था। फिर और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो फिर क्या हमने सीधे, हाँ, उसके बाद फिर हमने प्लांट के साथ विथ पोलिनेशन के लिए पढ़ा था, प्लांट विथ एनिमल फॉर द पर्पस ऑफ पोलिनेशन, जिसमें एग्जाम्पल पढ़ा था हमने किसका, फिग का एंड वास्प का। और फिर हमने सीधे ऑर्किड और बी के एग्जाम्पल पढ़े थे, जिसपे लास्ट में हम पढ़ के आए किसको, मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफारस को, जो कि सेक्सुअल डेसिड शो करता है बी के साथ। क्या इतना ध्यान रह जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना ही रखना है बेटा। ठीक है क्या, चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए कॉमन सेलिज्म की हम बात करते हैं। बताइए क्या बोला था कॉमन सेलिज्म में। कॉमन सेलिज्म में क्या होता है बेटा कि एक स्पीशीज को क्या होता है, कंप्लीट बेनिफिट होता है और एक स्पीशीज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। आइए बात करते हैं। पहला, दिस इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, अदर स्पीशीज नाइदर हार्म नॉर द बेनिफिटेड। एग्जाम्पल है एपिफाइट्स ग्रो ऑन अ मैंगो ब्रांच। आपने कभी कभी मैंगो ब्रांच को देखा होगा, वहाँ पर कुछ इस टाइप के एपिफाइट जो है वो ग्रो होते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। ये देखिए, ये एपिफाइट्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे हैं, है ना। ये एपिफाइट है ये, ठीक है, ओके। इसके अलावा बार्नेकल्स जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं बेक ऑफ वेल, है ना, वेल के ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं। आ रही के पास में, तो इसमें वेल को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बार्नेकल्स को फ़ायदा ज़रूर है। उसी टाइप से जो एपिफाइट्स है, जो ऑर्किड्स है, उनको फ़ायदा है, वो अपना अच्छे से उनका हैबिटेट मिल जाता है उनको, उससे मैंगो को कोई नुकसान नहीं है। आई बात सुने, ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, वो मैंगो में उनकी रूट्स जो है किसकी, एपिफाइट की, मैंगो की शूट में, यानी कि इसके ट्री में कोई पेनिट्रेशन या ऐसे कोई चीज़ जो उनसे न्यूट्रिशन नहीं लेती है, वो एज ए एपिफाइट ग्रो कर रहे हैं। एपिफाइट वही होते हैं जिनकी रूट जो है वो हवा में होती है, ठीक है, एयर में होती है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है क्या, तो ये दो एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर है, आगे आ जाओ। इसके अलावा बड़े सिंपल एग्जाम्पल है इसमें, कुछ बस आप एक बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से ध्यान रख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर आप देखिए, आपने देखा भी होगा कैटल एग्रीड्स एंड द ग्रेजिंग कैटल, इनका क्लोज एसोसिएशन, ये एक कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है। कैसा है, जब भी कैटल अपना चारा खा रही होती है, अपना फोडर जो है वो चारा जो भी खा रही होती है, ग्रास खा रही होती है, तब क्या होता है, कैटल एग्रीड्स वहाँ पर घूमते फिरते, वहाँ पर उनके पास खाते मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो एनिमल जो है जैसे ही वहाँ पर ग्रेजिंग करता है, तो वो ग्रेजिंग करता है तो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स जो है वो निकल के इधर उधर कूदते हैं, इधर उधर जाते हैं। आई बात सुन है, हाँ। तो जैसे ही क्या होता है, उस टाइम क्या होता है, कैटल एग्रीड्स उनको पकड़ लेते हैं, तो उससे उनको फ़ायदा है ना। लेकिन जो कैटल है, ग्रेजिंग कैटल है, उसको ना तो फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, उसको क्या नुकसान है, उसको कोई फ़ायदा भी नहीं है। आई बात सुन है क्या, तो ये रिलेशनशिप हुआ, इकोसिस्टम में हमको ये एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, याद हो जाएगा। कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है, एक को फायदा है, एक को नादा फायदा है, नो कोई नुकसान भी नहीं है। तो कैटल एग्रीड्स एंड ग्रेजिंग कैटल, ठीक है। द एग्रीड्स always forage close to where the cattle are grazing because the cattle as the move steer up and flush out the insect from the vegetation that otherwise might be difficult for agrids to find and catch। वही बात बोल रहा है कि ये वहीं पर क्या करते हैं, फोरेजिंग एक्टिविटी, इनकी खाने वाली एक्टिविटी होती है किसकी, एग्रीड्स की, जहाँ पर ग्रेजिंग कैटल्स जो है वो ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, है ना, ताकि इंसेक्ट वहाँ से निकले और ये जल्दी से उनको पकड़ के खा लें। आ रही क्या बात समझ में, चलो
इसके अलावा एक ही बड़ा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आता है सी एनिमोन का, और उसके स्टिकिंग टेंटिकल में घूमने वाली किसका, क्लोन फिश का। आइए, इससे सी एनिमोन को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। फायदा किसको है, क्लोन फिश को है। क्या फायदा है, ये अपने प्रेडेटर से बच जाती है। अरे इसके टेंटिकल्स, ये आप देखिए, ये जो डायग्राम देखिए, ये जो देखिए, ये सी एनिमोन के टेंटिकल्स है ना। तो इनमें क्या हो जाएगी, क्लोन फिश जो है वो अंदर से घूम फिर के आराम से अपना रह लेगी। उससे क्या हो जाएगा, ये प्रेडेटर से बच जाएगी। क्लियर है क्या। तो एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है किसका, सी एनिमोन का और क्लोन फिश का, है ना। द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिकिंग टेंटिकल्स। द एनिमल डज नॉट अपीयर डिराइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लोन फिश। याद रहेगा बेटा, क्लाउन फिश का फायदा है, सी एनिमोन को ना फायदा है ना कोई नुकसान है। चलें आगे। एक और चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म, उसके बाद एक चीज़ और पढ़ाऊंगा, वो चीज़ है प्रोटो कोऑपरेशन। वो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी चीज़ पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको एक बार देख लेंगे। ये भी म्यूचुअलिज्म के जैसा ही है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है, बोथ द स्पीसीज आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। तो फिर अंतर क्या है सर, वही पे आपको पहले बता चुके हैं। ये एक फैकल्टेटिव टाइप का या ऑप्शनल टाइप का या नॉन ऑब्लिगेटरी टाइप का इंटरेक्शन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंपलसरी नहीं है रहना एक दूसरे को, ठीक है। दोनों अलग अलग अपना लाइफ स्पैन अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, बट अगर साथ में आ जाते हैं तो फ़ायदा मिल जाता है। तो बात करते हैं, द एसोसिएशन इन विच द बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड बट कैन लाइज सेपरेटली। याद रहेगा, सिंपल है, आगे बढ़ो। इट इज़ अ फैकल्टेटिव और ऑप्शनल और ओकेशनल एसोसिएशन आल्सो कॉल्ड नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। कैसा है बेटा, नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, कोई कंपलसरी नहीं कि साथ साथ रहें, साथ में रहते हैं फ़ायदा मिलता है, नहीं रहेंगे रह सकते हैं, अपना अपना फ़ायदा अपना अपना काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल बात करें हर्मिट क्रेब की और से एनिमोन का, पहले आप पुराने क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, गारंटेड आपको मिल जाएगा, ठीक है क्या। बहुत पुराने, थोड़ा सा ज़्यादा पुराना आपको जाना पड़ेगा, सब ये क्वेश्चन आए हैं, पूछ लेते थे, तो आपको थोड़ा सा मैं इसलिए बता देते हैं। और बोलिए, टिक बर्ड का राइनोसोरस पे, ठीक है, ये आपको बहुत कम पूछा है, लेकिन क्रोकोडाइल और बर्ड का भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको दो एग्जाम्पल अच्छे से याद रखें, आपको डायग्राम दिखाते हैं, आपको अपना भी याद हो जाएगा। आओ देखते हैं। ये पहला जो डायग्राम है बेटा, ये किसका डायग्राम है, ये क्रेब है नीचे, जिसको हर्मिट क्रेब कहा जाता है, एक अलग स्पीशीज है क्रेब की, हर्मिट क्रेब की। और ऊपर जो है ये है कौन, बोलिए कौन है, ये है सी एनिमोन। आपको डायग्राम में मैं शो करके, ये जो है आपका, ये कौन है, सी एनिमोन है। और ये जो नीचे है ये कौन है, आपका क्रेब है, ये क्रेब है बेटा, ये क्रेब है पूरा, ये क्रेब है, कौन है, ये क्रेब है, ठीक है। आई बात सुनने। अब आप मेरे को बताएंगे कि सी एनिमोन, आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, नीचे कमेंट में बताएंगे कि सी एनिमोन कौन से फाइलम में आता है और क्रेब जो है वो कौन से फाइलम में आता है। आपके लिए एग्जाम में बता देता हूँ थोड़ा सा, ये क्रुस्टेशियन है, कौन है बेटा, क्रुस्टेशियन है। तो आपको बताना है मेरे को कि या ये आर्थ्रोपोड है या ये मोलस्कन है या क्या है, जो भी है आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों का साथ में क्या है, नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। सी एनिमोन इसकी पीठ पर बैठा हुआ है, देखो, और इसके नीचे खोल में कौन है, हर्मिट क्रेब है। आओ दूसरे डायग्राम पे आते हैं। ये कौन है बेटा, क्रोकोडाइल है। ये कौन है, क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल में आप एक छोटी सी किसको देख रहे हैं, बर्ड को देख रहे हैं। क्या कर रही है ये बर्ड, ये बर्ड इसके छोटे, इसके जो टीथ में या इसके जो भी पूरे है ना आगे फंसे हुए मैंडिबुलम, इसमें यहाँ पर स्ट्रक्चर में जो भी इंसेक्ट या छोटे छोटे से जो हैं, हाँ इंसेक्ट ही कह सकते हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको ईट कर रही है, उसको फ़ायदा है। दूसरा इसके साथ इसकी भी जो साफ़ सफाई हो जाएगी, इसका भी काम हो जाता है, इसको भी अलग से कुछ ऐसा करना नहीं होता है, तो इसका भी फ़ायदा है। तो दोनों का क्या है, म्यूचुअल फ़ायदा है। लेकिन दोनों अपने अपने हिसाब से भी ग्रेजिंग, ये बर्ड जो है अपनी ग्रेजिंग कर सकती है, ये कहीं और भी इंसेक्ट खा सकती है, ये अपना फ़ायदा, ये चीज़ यहाँ नहीं करा है तो भी काम चल सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए क्या है, प्रोटो कोऑपरेशन एक, बोलिए, प्रोटो कोऑपरेशन की नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। क्या ध्यान रहेगा, पढ़ चुके हैं सारा कुछ, आई बात समझ में, क्या क्लियर है। चलिए बेटा इसको स्टडी कर लीजिए, इसके बाद आप अपने नेगेटिव इंटरेक्शन को नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। क्लियर है, चलिए बेटा।